हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लक्स एकेडमी। आपका स्वागत है न्यू लक्स एकेडमी पर। आज हमारी पॉलिटी की क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट सब पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पार्लियामेंट चैप्टर खत्म करेंगे। और जो टॉपिक चल रहा था हमारा उसका नाम था बिल्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, टाइप ऑफ बिल पढ़ रहे हैं। बिल में हमारा टॉपिक चल रहा है मनी बिल। मनी बिल का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या आर्टिकल। इतनी बार एग्जाम में आ गया मनी बिल का, आप लोग आर्टिकल बता दो। ऑप्शन होते हैं वही कुछ भी डाल देंगे, 108, 102, 110 और 117। मनी बिल का आर्टिकल बताओ कौन सा है? 110। क्या है ये मनी बिल? मनी बिल में कौन सी बात आती है? सारी किससे रिलेटेड बातें आएंगी? पैसों से रिलेटेड बात आएंगी। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल क्या है? इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन। अगर किसमें टैक्सेस में हमें कुछ टैक्स लगाना है, बढ़ाना है, घटाना है, कम करना है, यानी चेंज करना है, किसमें? टैक्स में। टैक्स मतलब किसकी बात आ रही है? पैसे की, मनी की बात आ रही है। वो सारी किस कौन सा बिल बनेगा वो फिर? मनी बिल। आर्टिकल नंबर 110। यहां पर टैक्स की बात आती है। ये फंड्स हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और एक है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये दो टाइप के फंड है। फंड हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। फंड का मतलब ये समझो, अभी पैसे या कहीं गुल्लक या एक अकाउंट में सेविंग रखे हुए हैं, वहां से फिक्स है, वहां से हमने पैसे निकाले। कहां से निकाल सकते हैं हम? अगर इसमें से पैसे निकालने पड़ेंगे तो पार्लियामेंट अप्रूवल देगी, पैसे निकाल लो। अगर यहां से पैसे निकल रहे हैं तो वो भी किसकी बात आ रही है? मनी बिल में। मनी बिल से आप लोग सिर्फ वैसे सिर्फ इतना, इसका आर्टिकल बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, 110, ये रट के जाना है। तो इनका डिफरेंस पूछते हैं, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल बिल। इनके बीच का डिफरेंस बताओ, ये पूछा जाता है। मनी बिल में आप लोग ये समझे कि बात किससे रिलेटेड होगी? पैसों से रिलेटेड बात होगी, टैक्स से रिलेटेड बात होगी। मेन यहां पर क्या आता है? टैक्स। मनी बिल को आप लोग लगा लो कि टैक्स से रिलेटेड बात होगी। टैक्स अगर लगाना है, बढ़ाना है, हटाना है, कुछ भी करना है टैक्स, तो कौन सा बिल आएगा वहां पर? मनी बिल। सिर्फ इतना लिखना, मनी बिल की डेफिनेशन, आर्टिकल। करा दिया ये। आगे वाली दो तीन बातें भी करा रखी है मैंने। मनी बिल हमेशा कहां पर आएगा बताना? राज्यसभा में आ सकता है? नहीं, यही बात इंपॉर्टेंट है। मनी बिल हमेशा कहां पर इंट्रोड्यूस होगा, यानी स्टार्ट कहां से होगा? लोकसभा से। मैक्सिमम पावर किसकी है? ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। मनी बिल हमेशा सबसे पहली बार बिल कहां पर उठेगा? लोकसभा में। राज्यसभा में ये बिल आ सकता है? नहीं आ सकता। यही क्वेश्चन बन जाएगा कि मनी बिल लोकसभा में आ सकता है या नहीं। ट्रू और फॉल्स, ये बात ठीक है गलत ये बताओ, तो आप लोग बता दोगे। मनी बिल के मामले में किसका डिसीजन फाइनल होगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा का डिसीजन क्या होगा? फाइनल। एक बिल मनी बिल है या नहीं, कौन डिसाइड करेगा? यही क्वेश्चन आ जाएगा। हु डिसाइडेड अ बिल इज मनी बिल और नॉट? कौन डिसाइड करेगा? आंसर इसका बनेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। एक बिल मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। और मनी बिल हमेशा आता कहां पर है? लोकसभा में। एक और बात बताओ, लोकसभा में जब मनी बिल लाया जाता है तो पहले किसकी रिकमेंडेशन की जरूरत है? बहुत बढ़िया,
हमेशा किससे पूछ के बिल लाया जाएगा? प्रेसिडेंट। जब भी कोई मनी बिल लाना है ना, तो पहले प्रायर परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? इसको बोलते हैं हम प्रायर परमिशन, यानी रिकमेंडेशन। पहले हम किससे पूछ के लाएंगे मनी बिल ले आए? प्रेसिडेंट से। मनी बिल लाने से पहले प्रेसिडेंट से पूछा जाएगा ले आए या नहीं, और ले आए तो हमेशा कौन से हाउस में आएगा? राज्यसभा में नहीं आएगा। आर्टिकल नंबर इसका 110। ये मनी बिल है या नहीं कौन बताएगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो ये बातें बता रहा हूं ये सारी रटे होनी चाहिए। चलो, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल, यानी राज्यसभा इस मनी बिल में कुछ चेंज कर सकती है? नहीं कर सकती। इसको रिजेक्ट कर सकती है कि खारिज ही हो जाए? नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल। राज्यसभा के पास ये पावर ही नहीं है कि वो इस बिल में कुछ चेंज कर दे। यानी पैसे की बात आई है तो राज्यसभा सोचे कि इस पैसे को घटा के इतना कर दिया जाए, कर सकती है। बढ़ाने की बात आई, बढ़ा दे, बढ़ा देगी। ये सब पावर किसके हाथ में है? लोकसभा के हाथ में। राज्यसभा सिर्फ क्या दे सकती है? रिकमेंडेशन दे सकती है, सुझाव दे सकती है आप कि अमाउंट इतना रखना। समझे? किसको सुझाव दे सकती है? लोकसभा को। इसके पास पावर नहीं है ना घटाने की और ना ही बढ़ाने की, और ना ही इसको रिजेक्ट करने की। कितने टाइम में पास करना पड़ेगा राज्यसभा को? मान लो मनी बिल आया, हमेशा स्टार्ट कहां से हुआ? लोकसभा से। लोकसभा वाले तो फटाफट पास कर देंगे, वही लेके आए हैं। इन्होंने जल्दी से पास करा और कहां पर भेज दिया? राज्यसभा। राज्यसभा के पास कितने दिन का टाइम पीरियड है? कहां गया 14 डेज का? ये है ना, विद इन 14 डेज। इनके पास 14 डेज, 14 दिन का टाइम है इस बिल को क्या कर दिया जाए? पास कर दिया जाए। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा इस बिल को पास नहीं कर पाई, फिर ये बिल अपने आप ही पास हो जाएगा। कहां से? राज्यसभा से। ये बिल क्या हो जाएगा? हैव टू बी पास्ड। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा अपने पास रख के बैठ गई इस बिल को, ना तो हाँ कर रही है और ना ही ना कर रही है, कोई जवाब नहीं दे रही, 14 डेज के बाद ये बिल क्या हो जाएगा? अपने आप पास हो जाएगा। लिख लो ये वाली बात, लिखा होगा ना आप लोगों ने। तो ज्यादा पावर किसके पास है? लोकसभा के पास या राज्यसभा के पास? लोकसभा के पास ज्यादा पावर है। किस मामले में? मनी बिल के मामले में। एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर राज्यसभा के पास ज्यादा पावर थी लोकसभा से। पढ़ चुके हो आप लोग, ऑल इंडिया सर्विस। क्या था वो? ऑल इंडिया सर्विस में अगर कोई नई पोस्ट लगानी है, घटानी है, हमेशा बिल कहां स्टार्ट होगा? राज्यसभा से। आर्टिकल क्या था इसका? इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती थी? इसमें किसके पास ज्यादा पावर थी? मनी बिल के मामले में किसका ज्यादा पावर है? लोकसभा। और जो ऑर्डिनरी बिल होता है, यानी साधारण बिल होता है जिसमें बाकी कोई कानून वानून की बात आती है, उसमें क्या होती है? दोनों हाउस के पास इक्वल पावर होती है। ठीक है ना? समझ गए सारी बात? सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें पकड़ना। ये वाली बात पता है ना? 14 डेज के अंदर पास करना जरूरी है, नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। किसकी परमिशन से आता है ये बिल? प्रेसिडेंट की पहले परमिशन से, प्रायर परमिशन। हमेशा मनी बिल लाने से पहले किससे पूछना होगा? प्रेसिडेंट से। अब एक बात बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तो आपसे पूछता हूं। हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी हमने पावर्स पढ़ी थी प्रेसिडेंट की। वीटो पावर के बारे में पढ़ा आपने? वीटो पावर के बारे में पढ़ा है ना,
कि वो किसी भी बिल को रोक सकता है, अपने पास रख सकता है, यानी उसको वापस भेज सकता है। 3 तरह की वीटो पावर पड़ी थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मनी बिल के मामले में मनी बिल पर प्रेसिडेंट वीटो पावर लगा सकता है या नहीं? वीटो पावर हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेसिडेंट की। इसके पास पावर है किसी भी बिल को वहीं पे रोक दे, सस्पेंड कर दे, यानी वापस भेज दे। ये सारी पावर वीटो पावर में है। किसके पास है ये? प्रेसिडेंट के पास। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मनी बिल है, धन विधेयक बिल बोलते हैं इसको, क्या ये मनी बिल को इसके ऊपर वीटो पावर लग सकती है? नहीं लग सकती। लिख लो, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके पूछ के ही लाया जा रहा है, तो फिर बाद में वीटो पावर लगाना है क्या मतलब? समझ गए? वीटो पावर मनी बिल के मामले में नहीं लग सकती। इसी में साथ साथ लिख लो कि वीटो पावर जो है प्रेसिडेंट की, वो CAB यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इस मामले भी वीटो पावर नहीं लगेगी। दो वीटो पावर मतलब दो बिल में वीटो पावर नहीं लग सकती। कौन कौन से? मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इन दोनों बिल में वीटो पावर नहीं लगेगी। वीटो पावर क्या है, पढ़ चुके हो आप लोग? जिन्होंने नहीं पढ़ा फिर से पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी के लिए वीटो पावर से मतलब ये समझो, प्रेसिडेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर दे दी गई हैं। क्या है ये? प्रेसिडेंट के पास कैसी है? एक्स्ट्रा पावर्स हैं कि ये किसी भी बिल को क्या कर सकती है? रिजेक्ट कर सकती है, यानी सस्पेंड कर सकती है, या फिर अपने पॉकेट में डाल के बैठ जाओ। वो कौन सी वीटो आती थी? पॉकेट वीटो। ना तो हाँ कर रहे हैं प्रेसिडेंट, ना ही ना कर रहे हैं। तो वीटो पावर कौन से बिल में नहीं लगेंगी? मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसका आर्टिकल क्या था? 368। संविधान में कुछ चेंज करना है, कौन सा बिल होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। आर्टिकल नंबर, मनी बिल का आर्टिकल। चलो नेक्स्ट पढ़ो आप लोग, फाइनेंशियल बिल। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फाइनेंशियल बिल क्या है? फाइनेंशियल बिल, इसमें बाकी फिस्कल मैटर की बात आती है। फिस्कल मैटर का मतलब है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, इनकम और खर्चे का, सरकार की इनकम और सरकार के खर्चे वाली बात आती है। और जो मैटर कहां पे नहीं लिखे गए, मतलब समझो, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात आती है किसमें? फाइनेंशियल बिल में। 3 तरह के फाइनेंशियल बिल होते हैं। इसमें से पहला आप लोग पढ़ चुके हो, मनी बिल। मनी बिल पढ़ लिया? अब एक बात देखो, मनी बिल आप लोग सारे पढ़ चुके हो। मनी बिल में भी क्या खर्चे की और पैसे की बात आ रही थी? टैक्स की, टैक्स लगाना है, बढ़ाना है, मनी की तो बात आ रही है। चलो, यहां से आप लोग ये समझ सकते हो कि जो मनी बिल है ना, वो एक तरीके का क्या है? फाइनेंशियल बिल है। एक तरीके का क्या है? फाइनेंशियल बिल। यानी हम मनी बिल को फाइनेंशियल बिल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। फिस्कल मैटर्स की बात आ रही है। फिस्कल मैटर्स, पैसों से रिलेटेड मामले। दो टाइप के और फाइनेंशियल बिल है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल बिल 1, जो कि लिखा गया है आर्टिकल नंबर 117 का ए या फिर पहला पार्ट। और नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल बिल 2, जिसको मेंशन किया गया है 117 का 3 पार्ट, यानी 117 का सी लिख लो, या फिर आर्टिकल 117 का ए, 117 का सी। मनी बिल कौन सा आर्टिकल? 110। फाइनेंशियल बिल 1 का आर्टिकल 117 का ए, फाइनेंशियल बिल 2 का आर्टिकल 117 का सी। ये तीनों ही क्या है? फाइनेंशियल बिल। मनी बिल को हम फाइनेंशियल बिल बोल सकते हैं, पर इसका उल्टा नहीं बोल सकते हम लोग। जो ये फाइनेंशियल बिल है ना बाकी, इनको हम मनी बिल नहीं बोल सकते। मनी बिल को हम क्या बोल देंगे? फाइनेंशियल बिल। पर किसी फाइनेंशियल बिल को मनी बिल बोल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। मनी बिल की अलग से डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, ये वाली बात आई समझ में?
किसी मनी बिल को हम लोग फाइनेंशियल बिल बोल सकते हैं, पर फाइनेंशियल बिल को हम मनी बिल नहीं बोल सकते, उल्टा नहीं कर सकते मैं इसका। अब ये आप लोग पढ़ चुके हो मनी बिल, हमें अभी पढ़ना क्या है, फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2, ये चीज पढ़नी है हमें। चलो ये डालो, फाइनेंशियल बिल 1 क्या होता है? इसमें आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 का मतलब क्या है? यहाँ पर मनी बिल वाली बातें भी आती हैं, और उसके अलावा जो जर्नल लेजिस्लेशन से जुड़ी बातें हैं ना, जर्नल लेजिस्लेशन इसका मतलब है कानून बनाने वाली बातें, पैसों से रिलेटेड कोई कानून बनने जा रहा है, तो कौन सा है ये? फाइनेंशियल बिल 1। जो फाइनेंशियल बिल 1 है ये पूरा का पूरा सिमिलर है किससे? मनी बिल से। सिमिलर कैसे है और डिफरेंस कैसे है? अभी आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, मनी बिल से कंपेयर करके चलो, मनी बिल में और फाइनेंशियल बिल में क्या चीज सिमिलर है और क्या चीज डिफरेंट है, ये चीज पढ़नी है। क्वेश्चन भी यहीं से बनेगा। जो चीज अलग है ना कि भाई आर्टिकल 117 और आर्टिकल 110 में अलग अलग क्या क्या है, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी देखेंगे हम लोग डिफरेंस क्या है। पहले देखो फाइनेंशियल बिल 1 और मनी बिल में सिमिलर क्या क्या है। दोनों हमेशा कहां पर इंट्रोड्यूस होंगे? पहली बार लोकसभा में। यानी फाइनेंशियल बिल 1 भी हमेशा कहां पर इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा। राज्यसभा में आ सकता है? नहीं आ सकता। लिखो ये वाली बात, फाइनेंशियल बिल हमेशा स्टार्ट होगा यानी इंट्रोड्यूस हमेशा कहां से होगा? लोकसभा। राज्यसभा में नहीं आएगा। ये सिमिलर बात है ना मनी बिल से रिलेटेड। मनी बिल भी कहां पे आता था? लोकसभा में। दोनों को इंट्रोड्यूस करने से पहले किसकी परमिशन या रिकमेंडेशन की जरूरत होती है? प्रेसिडेंट। मनी बिल लाने से पहले किससे पूछा जा रहा था? प्रेसिडेंट से। फाइनेंशियल बिल 1 लाने से पहले भी किससे पूछा जाएगा? प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए। लिखो, लिख लिया ना कि फाइनेंशियल बिल 1 हमेशा कहां पर इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा में। और परमिशन किसकी चाहिए? प्रेसिडेंट की। डिफरेंस ये लिखो, डिफरेंस क्या है? इट कैन बी रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय राज्यसभा। मनी बिल को रिजेक्ट और अमेंड कर सकता है राज्यसभा? नहीं, पर फाइनेंशियल बिल 1 को कर सकता है। लिखो, फाइनेंशियल बिल 1 कैन बी आइदर रिजेक्ट और अमेंड बाय, बताओ, राज्यसभा। और आएगा हमेशा कहां पर? लोकसभा में। तो अभी मैं आपसे सिर्फ पूछूं, डिफरेंस बताओ लोकसभा ओ मनी बिल और फाइनेंशियल बिल 1 में क्या है? चेंज नहीं हो सकता। कौन सा? मनी बिल। फाइनेंशियल बिल हो सकता है? हो सकता है, यही डिफरेंस है। अब एक बात बताओ, इसमें लोकसभा के पास ही पावर है और पावर किसके पास भी है? राज्यसभा चेंज कर सकती है यानी रिजेक्ट कर सकती है इस बिल को। ठीक है, जब दोनों के पास पावर आ गई तो इसमें ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है? बिल्कुल बुलाई जा सकती है। अगर मान लो राज्यसभा अड़ जाए किसी बात पे, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो दोनों को हम साथ में बिठाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट सीटिंग। ज्वाइंट सीटिंग का आर्टिकल कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। तो फाइनेंशियल बिल 1 के मामले में ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है या नहीं, यही क्वेश्चन बनेगा। बन सकती है, बुलाई जा सकती है, बताओ। मनी बिल के मामले में अब मेरे को एक क्वेश्चन बताओ, मैं पूछता हूं, मनी बिल में
जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है या नहीं? नहीं बुलाई जा सकती। क्यों नहीं बुलाई जा सकती? क्योंकि पावर किसके पास है? सारी लोकसभा के पास। जॉइंट सिटिंग बुलाने के लिए दोनों हाउस के में क्या चाहिए? पावर होनी चाहिए, तभी तो दोनों से एग्री करेंगे। समझ में आई ये वाली बात है? जॉइंट सिटिंग का मतलब पता है ना आप सबको? समझ गए? जॉइंट मतलब दोनों हाउस को एक साथ बैठ के बिठाना, तब मिलके बात कर लो, निष्कर्ष निकाल लो, यानी रिजल्ट। जॉइंट सेटिंग में बुलाई जाती है तब कौन सी सिचुएशन बनती है? डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब क्या है? कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा, नो रिजल्ट। डेडलॉक का मतलब नो रिजल्ट। ये टर्म पकड़ लो आप लोग, जैसे डेडलॉक। एग्जाम में सीधा ये देखने को मिलेगा कि जॉइंट सेटिंग कब बुलाई जाएगी, डेडलॉक के टाइम बुलाई जा सकती है या नहीं। डेडलॉक का मतलब नो रिजल्ट। नेक्स्ट पढ़ो, फाइनेंशियल बिल 2, आर्टिकल नंबर 117 का 3। आर्टिकल नंबर 117 का 3 यानी सी। फाइनेंशियल बिल 2 की बात होती है इसमें। ये कंसोलिडेटेड फंड से कुछ खर्चा निकाला जाएगा, तो वो सारी बातें किस में आती हैं? फाइनेंशियल बिल 2 में। एक बात इंपॉर्टेंट ये है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी मैटर मेंशन्ड इन आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 क्या है? मनी बिल। मनी बिल में जो बातें आती हैं वो मेंशन नहीं की जाएंगी। कौन से बिल में? फाइनेंशियल बिल 2 में। अब मेरे को बताओ, जो मनी बिल में बातें थी वो मेंशन करी जा रही थी फाइनेंशियल बिल 1 के मामले में, हाँ या ना? करी जा रही थी। देखो कहाँ गया, ये रहा। अरे, ऑल मैटर मेंशन्ड इन आर्टिकल 110। तो डिफरेंस पता लग गया? फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 में डिफरेंस अभी बताओ मेरे को क्या है? मनी बिल वाली बात। मनी बिल वाली बात कौन से बिल में आ रही है? फाइनेंशियल बिल 1 में, और 2 में आ रही है नहीं। यही डिफरेंस है, लिखो। इस बिल को ट्रीट किया जाता है एज एन ऑर्डिनरी बिल। फाइनेंशियल बिल 1 जो है उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा था? एज मनी बिल की तरह सिमिलर था ना वो। फाइनेंशियल बिल 2 सिमिलर है ऑर्डिनरी बिल की तरह। लिखो, जो मनी फाइनेंशियल बिल 1 था वो सिमिलर किसके था? मनी बिल के। और ये फाइनेंशियल बिल 2 है, ये सिमिलर किसके है? ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण बिल के। जो ऑर्डिनरी बिल है, अब आप खुद ही बता दोगे, ऑर्डिनरी बिल कौन से हाउस में आ सकता है? साधारण बिल जो है वो कौन से हाउस में आ सकता है? दोनों में आ सकता है ना, कोई से भी में आ सकता है। और मनी बिल हमेशा किस में आ सकता है? लोकसभा। तो जो ये फाइनेंशियल बिल 2 है ये किसके सिमिलर है? ऑर्डिनरी बिल के। तो ये फाइनेंशियल बिल 2 भी कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो ये फाइनेंशियल बिल 2 है ये कहां से स्टार्ट हो सकता है? दोनों में कोई से भी हाउस से। फाइनेंशियल बिल 2 कहां से स्टार्ट हो सकता है बता दो? कोई से भी हाउस से। फाइनेंशियल बिल 1 कहां से स्टार्ट हो सकता था? लोकसभा। ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। पूछो। कौन सी? ये पूरी? ये आपको पता है जो, ये भी बताऊंगा मैं, रुक जाओ। सिर्फ ये लिखो, फाइनेंशियल बिल 2 कोई से भी हाउस में आ सकता है, इंट्रोड्यूस आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और ये किसके सिमिलर है? ऑर्डिनरी बिल के सिमिलर है ना। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल 1 लाने से पहले रिकमेंडेशन किसकी जरूरी थी? प्रेसिडेंट। इस मामले में होगी
नहीं, लिख लो, नॉट नेसेसरी। ऑर्डिनरी बिल में भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी नहीं होती है, ठीक है, तो इस मामले में भी नहीं होगी। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर इट्स इंट्रोडक्शन। फाइनेंशियल बिल 2 का इंट्रोडक्शन कौन से हाउस में होगा बताना? कोई से भी, लोकसभा में हो सकता है, राज्यसभा में। मनी बिल हमेशा कहां पर आएगा? फाइनेंशियल बिल 1 हमेशा कहां पर आएगा? फाइनेंशियल बिल 1 में जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। हाँ, लोकसभा मनी बिल में बुलाई जा सकती है नहीं। लिखो, अब आप खुद ही अपने दिमाग से सोच के बताओ, जो ये फाइनेंशियल बिल 2 है, क्या इसमें जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकेगी या नहीं? खुद ही बताओ सोच के। नहीं, क्यों नहीं? बिल्कुल बुलाई जा सकती है भाई, क्योंकि ये दोनों हाउस में आ सकता है। राज्यसभा ही जब खुद बिल लेके आ सकती है तो जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाएगी? बिल्कुल बुलाई जाएगी। लिख लो, ये वाले लिखो, प्रेसिडेंट कैन समन जॉइंट सिटिंग। प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं। किस मामले में? फाइनेंशियल बिल 2 और फाइनेंशियल बिल 1 में बुलाई जा सकती थी। हाँ हाँ, मनी बिल के मामले में नहीं। ध्यान से करना। जब डिसएग्रीमेंट हो जाता है दोनों हाउस के बीच में तो क्या बुलाई जा सकती है? जॉइंट सिटिंग। बस, दोनों हाउस के पास पावर है इसको रिजेक्ट और अमेंड करने की। जब दोनों हाउस के पास पावर है तो ऑब्वियस वाली बात है जॉइंट सिटिंग क्या कर पाएंगे हम लोग? बुला पाएंगे। ये वाली बात भी लिख लो, दोनों हाउस के पास पावर है रिजेक्ट और अमेंड करने की। ये रिजेक्ट और अमेंड पता है ना? अमेंड का मतलब संशोधन, कुछ चेंज करना है। क्लियर है सारे बिल? हाँ, मनी बिल कितने टाइप के बिल पढ़े हमने अभी? ये 3 बताओ, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2। क्लियर है सारी बात? चलो, जॉइंट सेटिंग पढ़ने से पहले एक बार देख लेगा उसको। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप लोग, जॉइंट सेटिंग। क्या है ये जॉइंट सेटिंग? आर्टिकल नंबर 108। जॉइंट सेटिंग का प्रावधान लिया गया है कौन से कंट्री से? कोई बता सकता है? जॉइंट सेटिंग कहां से ली हमने? नहीं, ऑस्ट्रेलिया। लिखो, जॉइंट सेटिंग का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया। आर्टिकल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये आर्टिकल। जॉइंट सेटिंग का आर्टिकल बता दो, क्या होगा जॉइंट सेटिंग का आर्टिकल? 108। जल्दी जल्दी लिखो, थोड़ा जल्दी करेंगे। बोर्ड वाली लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान मत देना, जो मैं बताऊंगा उस पर ध्यान रखना। खुद बताओ, आप लोगों को आती है ये जॉइंट सेटिंग कब बुलाई जाती है? जब क्या हो जाए? डेडलॉक सिचुएशन कैसी बन जाए? ये डेडलॉक क्या है? कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, यानी दोनों हाउस में क्या हो रहा था? डिस एग्रीमेंट। दोनों हाउस किसी एक रिजल्ट को लेके एग्री नहीं हो रहे, और प्रेसिडेंट, आराम से बात करो भाई, या तो बात, ये वाला रूम खाली है। प्रेसिडेंट, कोई एक बिल आया, सुनो, उसमें दोनों हाउस का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, और एक बिल की मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है पता है किसी को? 6 मंथ के अंदर उस बिल को पास करके कानून बनाना पड़ता है, और नहीं बनाया गया तो वो क्या अपने आप खारिज हो जाएगा। एक बिल की मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है? 6 महीने। अब समझो, कोई एक बिल लाया गया, मान लो लोकसभा में लाया गया, और राज्यसभा वाले उससे एग्री नहीं हो रहे, ठीक है, और उस बिल की क्या हो गई है, मान लो लाइफ भी खत्म हो गई है, पर प्रेसिडेंट देख रहा था कि दोनों हाउस कोई भी एग्री नहीं हो रहा और ये बिल आना जरूरी है, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? जॉइंट सिटिंग को बुलाएंगे। बुलाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं समन। क्या करते हैं? समन। समन हमेशा कौन करेगा जॉइंट सिटिंग को?
प्रेसिडेंट हमेशा बुलाएगा कौन ज्वाइंट सिटिंग? प्रेसिडेंट। लिखो। समन ज्वाइंट सेटिंग हमेशा करी किसके द्वारा जाएगी? प्रेसिडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं यहां पर। इस मीटिंग को प्रिसाइड यानी चेयर कौन करेगा? अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। बहुत बढ़िया, स्पीकर ऑफ लोकसभा। हमेशा ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाएगी प्रेसिडेंट द्वारा, पर चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन होगा इस मीटिंग का? हमेशा होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये लिख लो। इतनी बार एग्जाम आ गया ये एग्जाम में कि ज्वाइंट सीटिंग को चेयर कौन करता है? चेयर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रिसाइड। अध्यक्ष कौन बनेगा ज्वाइंट सीटिंग का? स्पीकर ऑफ लोकसभा। राज्यसभा के चेयरमैन बन सकते हैं इसका? नहीं। कौन है राज्यसभा के चेयरमैन? कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। सारी बात ठीक है। कब बुलाई जा सकती है ये ज्वाइंट सीटिंग? जब क्या लगाओ, डेडलॉक हो जाए, दोनों हाउस क्या कर रही है, मान लो एक ने रिजेक्ट कर दिया पर प्रेसिडेंट देख रहा है कि ये बिल आना क्या था, जरूरी, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? मीटिंग को समन। और क्वेश्चन क्या बनता है? हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इस मीटिंग का अध्यक्ष या चिन्ह यानी चेयरमैन कौन होगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब खुद बताओ एक बात, मान लो स्पीकर ऑफ लोकसभा ज्वाइंट सीटिंग का चेयरमैन बनने के लिए उपस्थित नहीं है, एब्सेंट हो रहा है, फिर कौन करेगा? ठीक कह रहे हो। मेरे को ये समझना है कि आप लोग वाइस प्रेसिडेंट आंसर करते हो या नहीं। मान लो स्पीकर ऑफ लोकसभा अब्सेंट हो रहा है ज्वाइंट सीटिंग का मीटिंग करने के लिए, तो वाइस प्रेसिडेंट यानी जो चेयरमैन था राज्यसभा का वो करेगा या नहीं? हाँ या ना बताओ। नहीं। इसका आंसर बनेगा नहीं। हमेशा आएगा डेप्यूटी, डेप्यूटी स्पीकर यानी डेप्यूटी चेयरमैन आ जाएगा, पर स्पीकर मतलब वाइस प्रेसिडेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो राज्यसभा का चेयरमैन है, ठीक है, पर एक सही आंसर नहीं मिला कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ज्वाइंट सीटिंग की मीटिंग को चेयर क्यों नहीं कर रहा? बता सकता है कोई भी? बताओ। क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है ना वो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का क्या नहीं है? मेंबर ही नहीं है। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा पोस्ट दे दी गई है, यानी ये एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दे दी गई है। आप क्या बने रहोगे? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्लियर? इंपॉर्टेंट थी ये बात। सब कुछ क्लियर होगा आपको? चलें आगे। ये बात बता चुका हूं आपको। ज्वाइंट सीटिंग कब नहीं हो सकती? मनी बिल के मामले में, और लिख लिया नहीं? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के मामले में ज्वाइंट सीटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। मनी बिल में, फाइनेंशियल बिल 1 में ज्वाइंट सीटिंग हो सकती है, हाँ या ना? फाइनेंशियल बिल 2 में हो सकती है? हो सकती है। मनी बिल में, अमेंडमेंट वाले में, ठीक है। ये पता है सब आपको कि कोई बिल का टाइम निकल जाए और इंपॉर्टेंट लग रहा है किसको? प्रेसिडेंट को, तो हमेशा समन कौन करेगा ज्वाइंट सीटिंग? प्रेसिडेंट। और प्रिसाइड कौन करेगा? ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा हमेशा प्रिसाइड करेगा किसको? ज्वाइंट सीटिंग को। अगर ये एब्सेंट हो रहा है फिर कौन आ जाएगा? डेप्यूटी स्पीकर ही मान लो एब्सेंट हो रहा है फिर, यानी कोई और बंदा आ जाएगा, पर
कौन नहीं कर सकता? डेप्यूटी चेयरमैन आ जाएगा। अगर ये डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो कौन आ जाएगा? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड कर सकता है? नहीं। कौन है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? वाइस प्रेसिडेंट। यही पता करना था आपको बस। देखो ये लिखा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डज नॉट प्रिसाइड। कौन है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? वाइस प्रेसिडेंट कभी भी जॉइंट सीटिंग की मीटिंग को चेयर नहीं करेंगे। बस सारी बात बता दी मैंने, वर्बली बता दी थी, ये सिर्फ लिखा हुआ है। और अगर देख लो, ये जो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा था, ये भी एब्सेंट हो जाए ना, तो कोई और पर्सन अपॉइंट कर दिया जाएंगे। कहां से? जॉइंट सीटिंग में से ही कोई पर्सन अपॉइंट कर देगा, जो कि आगे क्या करेगा? प्रिसाइड करेगा इस मीटिंग को। ठीक है? पर वाइस प्रेसिडेंट नहीं करेगा। क्वेश्चन यही बनता है एग्जाम में, ये वाला बनेगा, ये वाला क्वेश्चन बनेगा। कौन करता है? क्वेश्चन बनेगा समन कौन करता है, बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर कहां से लिया गया ये सारी बात याद रखना। अभी तक सिर्फ 3 बार हमारे देश में जॉइंट सीटिंग हुई है, तीनों लिख लो। सिर्फ ये लिखना, पूरी ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखो 3 बार हो चुकी है। डाउरी बिल प्रोहिबिशन 1960 में एक बार जॉइंट सीटिंग हुई थी। बैंकिंग सर्विस कमीशन हुआ था एक बार 1977 में, और एक बार हुआ था पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल एक्ट बोलते हैं इसको, पोटा बोल देते हैं, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा मामले, ये था 2002। अभी तक 3 बार हमारे देश में क्या लग चुकी हैं, मतलब हो चुकी हैं जॉइंट सेटिंग। लिख लो तीनों बार। सिर्फ ये लिखना कब कब हुई है, इतना आएगा नहीं। 3 बार हो चुकी हैं। डाउरी बिल प्रोहिबिशन, ये डाउरी क्या होती है? दहेज वाली, दहेज प्रथा। बैंकिंग सर्विस कमीशन के मामले में एक बार हुआ था, और ये था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, पोटा एक्ट। डेट भी लिखनी है क्या? अगर ज्यादा मन कर रहा है तो लिख लो। चलो, मई 6 61, कहाँ गया ये? मई 1678 और 26 मार्च 2002। सिर्फ डेट लिखो, क्या पता कोई आप हायर एग्जाम की तैयारी आगे करो उसमें काम आए। डेट भी लिख लो। छह मई, 16 मई और 26 मार्च। ठीक है, क्लियर है? चले आगे। चलो, आप लोग तब से सोच रहे होगे ये फंड्स लिखो। फंड्स के बारे में, टाइप्स ऑफ फंड, 3 तरह के फंड होते हैं। जो मैं बात कर रहा था इतनी देर से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये क्या है? यही पढ़ रहे हैं हम लोग। 3 तरीके के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होते हैं? फंड्स, यानी पैसे। सबसे पहला लिखो आप लोग, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।
इसको हिंदी में बोलते हैं संचित निधि, संचित कंसोलिडेटेड फंड को। इसको आप लोग इजी या सिंपल लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हो। ये क्या है? अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, अकाउंट ऑफ, ये समझने के लिए सरकार का खाता है ये। सरकार का क्या है? खाता। सरकार कहीं से पैसा निकाल रही है, किसी को लोन देना है, किसी को टैक्स लगाने हैं, किसी को सैलरी देनी है, ये सारे कहां से निकलेंगे पैसे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि है। आर्टिकल लिखो 266 का 1, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तरीके के फंड होते हैं, पैसे होते हैं। पहला पढ़ लिया कंसोलिडेटेड, इनको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। सेकंड लिखो पब्लिक अकाउंट फंड, इसका आर्टिकल लिख लेना। थर्ड है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसोलिडेटेड फंड और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। हाँ, कॉन्टीजेंसी को आप कैसे याद करोगे? ये है इमरजेंसी फंड। कैसा फंड है ये? इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी आप लोग गुल्लक की तरह मान सकते हो कि हमने कुछ मुसीबत पड़ने पर इतने पैसे जोड़ के रखे हैं, बाई चांस कोई इमरजेंसी आ जाए तभी यूज होगा, उससे पहले निकाल सकते हो आप लोग? नहीं। कंसोलिडेटेड फंड में क्या बात करी गई है? ये सरकार का खाता है, सरकार का रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होती है? सरकार की इनकम। अगर सरकार के पास पैसा कहीं से आ रहा है तो सारा कहां पर जाएगा? इसी फंड में जाएगा। ठीक है। सरकार कोई लोन रेज कर रही है, कोई बिल, लोन, ये सारे ग्रांट्स, ये सब कौन से अकाउंट में जाएंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। किसी दूसरी सरकार से कोई लोन की पेमेंट आनी थी, सब कहां पर आता है ये? किसी सरकार के पास कोई पैसा आएगा, यानी सरकार को खर्च करना है, या पैसा जो आप टैक्सेस भर रहे हो वो भी सब कहां पे जा रहा है? सारा इसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ये सरकार का खाता है। कोई भी अगर सैलरी की बात हो, कोई लोन का पैसे आने हो, पैसे खर्च करने हो सरकार ने, तो कहां से पैसे निकालेगी सरकार? यहीं से, कंसोलिडेटेड। इसका आर्टिकल 266 1 याद रखना, ये आर्टिकल बहुत बार आ चुका है कंसोलिडेटेड फंड का एग्जाम में। देखो, मेरे को बताना क्या है, अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना हो तो पावर किसके पास होती है? ऑप्शन दूं? अगर कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है तो पावर किसके पास होती है? बताया था ना, वाइस प्रेसिडेंट। और डी ऑप्शन लिख लो प्राइम मिनिस्टर। बताओ आंसर क्या होगा? आंसर इसका पार्लियामेंट। इसका आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट। जब भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई पैसे निकालने हैं, पावर किसके पास होगी? लिख लो, पावर हमेशा होगी किसके पास? पार्लियामेंट। यहां पर पार्लियामेंट का मतलब क्या है? एक बिल पास करना जरूरी होगा, या तो मनी बिल भी हो सकता है, पैसे निकाल रहे हैं तो। कहां से पास होगा? दोनों हाउस से, लोकसभा और राज्यसभा से पास होगा, तभी इस अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं। बिना पार्लियामेंट के परमिशन के इस फंड से पैसे निकाले जा सकते हैं? तो इसका आंसर बनेगा नहीं। हमेशा अगर इस अकाउंट से पैसे निकालने हैं, कहां से पास होना चाहिए? पार्लियामेंट। ये वाली बात लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये, कि फाइनल पावर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में किसके पास आएगी? पार्लियामेंट के पास। और ये अकाउंट यानी पैसे कौन से पता लग गया ना आप लोगों को? ये सरकार का ही खाता है, इसमें से अगर पैसे निकालने हैं तो कहां से पास होना जरूरी है? पार्लियामेंट से। बस ये बात याद रखना, इसका आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 266 का 1, यानी इसको कभी कभी 266 भी बोल देते हैं, 1 नहीं आएगा तो। एग्जाम में देखना क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। सेकंड पढ़ो आप लोग, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये जो
गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह पीएफ वगैरह अपना बनाते हैं ना, प्रोविडेंट फंड वगैरह, वो वाली बात है ये। पब्लिक अकाउंट यानी पब्लिक का पैसा है ये। प्रोविडेंट फंड आ गया इसमें, जुडिशियल डिपॉजिट आ गया, सेविंग बैंक डिपॉजिट आ गए, डिपार्टमेंट डिपॉजिट और रेमिटेंसेस। ये वाले पैसे होते हैं कहां पर? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। क्या है ये? कोई सरकारी कर्मचारी उसके पब्लिक प्रोविडेंट फंड के पैसे, सेविंग बैंक डिपॉजिट, ये सारे ये सब कौन से खाते में होते हैं? पब्लिक अकाउंट से कैसे याद रखोगे? किसका पैसा है यहाँ पर? पब्लिक का ही पैसा है, जनता का पैसा है। और कंसोलिडेटेड फंड में किसका पैसा था? गवर्नमेंट का। लिख लो ये पैसा कौन कौन सा है। जल्दी जल्दी करो, स्लो चल रहे हैं हम लोग। जैसे मैंने बताया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पावर किसके पास थी? पार्लियामेंट के पास। यहां पर पावर लिखो, एग्जीक्यूटिव पावर है। यहां पर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में पूरी पावर जाएगी किसके पास? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं बता दो? जो कानून लागू करवाएंगे, बनाने वाले तो लेजिस्लेशन। एग्जीक्यूटिव यूनियन आप लोग पढ़ चुके हो, जिसमें क्या क्या आता था? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। ये सब किसका पार्ट बनते हैं? एग्जीक्यूटिव का। तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में किसके पास पावर है पैसा निकालने की? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? ये प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो आपका जो सेविंग अकाउंट में पैसे हैं, यानी कोई सरकारी विभाग के प्रोविडेंट वाले फंड है, उससे पैसे निकाल सकते हैं। समझ गए वाली बात? लिख लो। सिर्फ क्या लिखना है इसके, इसमें पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में पावर किसके पास आती है? पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन की यहां पर क्या जरूरत नहीं है, यानी पार्लियामेंट से पास होना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट पैसे निकाले जा सकते हैं। पार्लियामेंट का प्रोसीजर किसमें जरूरी था? कंसोलिडेटेड फंड में। यही क्वेश्चन बनता है कि पार्लियामेंट की पावर किसके पास है और एग्जीक्यूटिव की पावर कौन से वाले में है? एग्जीक्यूटिव का मतलब बताओ। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? हाँ, ये सारे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट फंड लिखो, थर्ड, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कॉन्टीजेंसी को कैसे याद किया था? इमरजेंसी फंड। इसका आर्टिकल बताना एक बार, बात मत करो। 267 वन या सेकंड? 267 का फर्स्ट है ना? कुछ नहीं था, हाँ 267 है, सही कह रहे हैं। यही है इसका आर्टिकल 267, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसको कैसे याद करते हैं? इसको हिंदी बोलते हैं आस्मिकता, यानी इमरजेंसी पड़ने पर जो पैसों की जरूरत पड़ेगी वो है ये। इसमें से कभी भी पैसा निकाल सकते हो आप लोग? नहीं, ये कब निकलेगा? जब क्या पड़ रही है? इमरजेंसी। सबसे वही बात पड़ती है यहां पर, पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट। बहुत बढ़िया, लिख लो। तीनों की आपको पता होनी चाहिए पावर किसके पास है। कंसोलिडेटेड फंड की पावर किसके पास थी? पार्लियामेंट। पब्लिक अकाउंट वाली एग्जीक्यूटिव के पास, और ये कॉन्टीजेंसी वाली प्रेसिडेंट के पास। लिखो तीनों फंड। कॉन्टीजेंसी की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। यही क्वेश्चन बनता है। ये जो फंड है ना, ये रखा हुआ होता है किसके पास?
फाइनेंस सेक्रेटरी के पास किसके बिहाफ पे पर? प्रेसिडेंट। यानी पैसा यहां से कौन निकाल सकता है? प्रेसिडेंट। कब निकाल सकते हैं? जब क्या लगी हो, लिखो तीनों, वही वाली इमरजेंसी है। जब जरूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई हमारे देश में, वित्तीय आपातकाल लग गया, पैसों की कमी पड़ गई, सिर्फ आपको पावर याद करनी बहुत जरूरी है। कंसोलिडेटेड फंड में कैसे पैसा निकलेगा बताना? पावर किसके पास? पब्लिक अकाउंट में एग्जीक्यूटिव, कॉन्टीजेंसी में प्रेसिडेंट के पास। यही क्वेश्चन बनेगा। हाँ हाँ लिखो भाई, बिल्कुल जल्दी लिख रहा हूँ, थोड़ा स्लो चल रहे हैं। ठीक है, कुछ समझना है तो आप लोग पूछ सकते हो। पार्लियामेंट्री कमेटी पढ़ो। कर लो जल्दी, इसी स्लाइड में खत्म कर देते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी दो टाइप की होती हैं। पढ़ाऊं या नेक्स्ट क्लास में करना है? नेक्स्ट क्लास ज्यादा खिंच गया है टॉपिक। कर लो, बैठ जाओ। पब हेडिंग डालो पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट में कुछ कमिटीज होती हैं। नहीं नहीं, मैं करवा रहा हूँ, सब याद कर लेंगे, टेंशन मत ले। पब्लिक अकाउंट कमेटी, लिखो पहली कमेटी, लिखो पब्लिक अकाउंट कमेटी, जल्दी से लिखो, जल्दी से। हाँ हाँ, वैसे ही करा रहा हूँ, सिर्फ आपको हेडिंग लिखनी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी बोलते हैं इसको, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये पढ़ो मत, मैं बता रहा हूँ, वही लिखते रहना। पार्लियामेंट कमेटी, पार्लियामेंट कमेटी नहीं है वो, पब्लिक अकाउंट कमेटी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी। सेकंड लिखना एस्टीमेट कमेटी, दोनों साथ साथ लिख के चलो। एस्टीमेट कमेटी और पार्लियामेंट कमेटी यहीं पढ़ते हैं। दोनों का टाइम पीरियड, दोनों का टाइम टेन्योर लिखो 1 साल, दोनों का। ये कुछ कमिटीज हैं पार्लियामेंट के अंदर, यानी लोकसभा और राज्यसभा में कुछ कमेटी बनाई गई है कि आप चीजों का ध्यान रखना। वो क्या करते हैं ये सब देखते हैं। दोनों का टाइम पीरियड कितना होगा? 1 साल। दोनों के जो चेयरमैन होंगे ना, अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा में है तो कौन अपॉइंट करेगा? स्पीकर। और अगर राज्यसभा में तो कौन अपॉइंट करेगा? चेयरमैन। चेयरमैन अपॉइंटेड बाय स्पीकर, और राज्यसभा में है तो चेयरमैन। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 लोग होते हैं, 22 मेंबर, फटाफट लिखो। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? 22। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा। लिखो 15 जो होंगे वो लोकसभा से, और 7 कहां से होंगे? राज्यसभा। जल्दी से लिखो। हैं? 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, कितने हो गए टोटल? एस्टीमेट कमेटी में होते हैं कितने? 30 मेंबर, 30 के 30 लोकसभा से। एस्टीमेट कमेटी में होते हैं 30 मेंबर, 30 के 30 लोकसभा। इनका जो ये चेयरमैन या लीडर बोल रहा हूं ना, इन दोनों कमेटी का कौन अपॉइंट करता है? अगर लोकसभा में तो स्पीकर अपॉइंट कर देगा, राज्यसभा में है तो इनका जो लीडर होना चाहिए इन दोनों कमेटी का हमेशा होगा कहां से? अपोजिशन पार्टी से।
लीडर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी कहां से होगा? अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी कौन सी है यहां पर? जिसने सरकार नहीं बनाई, विपक्ष से। और एस्टीमेट कमेटी का भी जो लीडर होगा वो कहां से होना चाहिए? अपोजिशन पार्टी। ठीक है, सारी बात समझे? मेंबर कितने कितने? 22 और 30। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 12, ये 15 और 7 का क्या लिखा है? 15 कहां से होना चाहिए? और 7 वहां पर एस्टीमेट कमेटी में कितने हैं? 30। 30 हो गए 30 लोकसभा। इनका जो लीडर होगा वो कौन सी पार्टी से होना चाहिए? अपोजिशन। क्या कोई भी जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार चला रही है, उसका मेंबर इनका चेयरमैन यानी लीडर बन सकता है? नहीं। और इनका जो लीडर होगा वो अपॉइंटेड बाय स्पीकर या फिर चेयरमैन। ये सारी बात क्लियर? सब आ गया आपको। सिर्फ बचा है इनका फंक्शन क्या है, काम क्या है। एस्टीमेट कमेटी का काम तो है पैसों से जुड़ा कोई भी मैटर का एस्टीमेट लगाना, बस। ये कुछ खर्चे का यानी बजट का, यहां आप वर्ड यूज कर सकते हो क्या? बजट यानी कितना खर्चा सरकार करेगी, कितना उसको करना चाहिए था। अपनी बजट से ज्यादा खर्चा तो नहीं कर दिया और कम तो नहीं किया। ये सारा एस्टीमेट कौन लगाता है? एस्टीमेट कमेटी, बस। एस्टीमेट कमेटी का काम समझ में आ गया? बताओ क्या है? एस्टीमेट कमेटी का काम है सरकार के खर्चे का एस्टीमेट लगाना। एस्टीमेट क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? एनालाइज क्या बोलते हैं? जायज। एस्टीमेट मतलब पहले सोच के रखना कि इतना ही होना चाहिए, अंदाजा लगाना। बहुत बढ़िया, एस्टीमेट लिख लो। एस्टीमेट कमेटी का काम पता लग गया। पब्लिक अकाउंट का मैं बताता हूं अभी। पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम ये है सरकार का घोटाला निकालना। कहीं जो सरकार के पास फंड है, उस फंड का जो सरकार है वो गलत यूज तो नहीं कर रही है। ये सारा काम किसका होगा? पब्लिक अकाउंट कमेटी का। कौन? सीबीआई वगैरह? नहीं नहीं, वो तो अलग बॉडी है भाई। ये जो घोटाला वगैरह पता कैसे निकालती है? सुनो अब ध्यान से, सारी बात लिख ली, अब ध्यान से सुनना। सुनो, सीएजी का नाम सुना है? क्या है ये? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका आर्टिकल होता है 148। इसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये सरकार के खाते का अकाउंटेंट होता है, यानी सरकार के पास जो खाता है ना, उसका देख रेख कौन करेगा? ये यही करता है। इसको आप लोग आम वाली भाषा में याद कर सकते हो। ये क्या है? सीए ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट। सीए का मतलब समझ गए? अकाउंटेंट है किसका? सरकार के खातों का। अब सरकार के खातों से बिल इतना दिखाया और खर्चा कम हुआ है यानी ज्यादा हुआ है, कम ज्यादा हुआ है, ये सब देख कौन रहा है पता है? ये कौन देख रहा है? कैग, सीएजी नजर रख रहा है कि कितना इनके सारी रिपोर्ट्स, यानी ऑडिट कौन कर रहा है पूरे खाते को? ऑडिट मतलब समझ गए? जैसे बही बही करना, बही बही खाता, वो कौन कर रहा है? ये सीएजी कर रहा है। सरकारी खातों को ये देख रहा है। इसने अपनी क्या तैयार करी? रिपोर्ट्स। सीएजी ने अपनी क्या तैयार कर दी? रिपोर्ट तैयार करी। ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा किसको? प्रेसिडेंट को। सारी बातें पहले समझो, बाद में लिखना। सीएजी ने रिपोर्ट तैयार करी अकाउंट की, सबमिट किसको कर दी? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को ले आएगा कहां पर? पार्लियामेंट में। अगर लोकसभा में है तो किसके पास चली जाएगी? स्पीकर के पास। राज्यसभा में है तो चेयरमैन के पास। इन पार्लियामेंट से ये रिपोर्ट आती है पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास। ठीक है, ये रिपोर्ट कहां पे आई फाइनली? पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम ये है इस रिपोर्ट को क्या कर देना? पब्लिश।
इसका काम क्या है? रिपोर्ट को क्या कर दिया गया? न्यूज में, टीवी चैनल में रिपोर्ट क्या क्या कर दिया? पब्लिश कर दिया। तो लोगों को पता लग गया कि कुछ घोटाला तो नहीं हुआ था। स्टार्ट कहां से हुआ पूरा प्रोसेस, समझे? रिपोर्ट कौन तैयार करता है? सीएजी। किसको देता है अपनी रिपोर्ट? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कहां पे लाएगा रिपोर्ट को? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से कहां पर जाएगी रिपोर्ट? क्या है पीएससी? पब्लिक अकाउंट कमिटी। पब्लिक अकाउंट कमिटी का काम समझ में अब आया? रिपोर्ट को क्या करना? पब्लिश करना। ये लिखो, रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया किसने? इसने। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, अब ये समझ में आया कि इसका जो लीडर था पब्लिक अकाउंट कमेटी का, वो अपोजिशन पार्टी से क्यों है? समझ में आया थोड़ा बहुत? अगर वो उन्हीं की पार्टी का होता तो वो क्या घोटाला निकाल पाता? वे कि भाई रहने दे ऐसा ऐसा। तो इसका हमेशा लीडर कौन होना चाहिए? कौन सी पार्टी से? अपोजिशन। इनका काम पता लग गया पब्लिक अकाउंट का, बताना क्या है? रिपोर्ट्स को, घोटाले को लोगों तक पहुंचाना। कितने मेंबर होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में? 22। 15, 7। एस्टीमेट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? 30 के 30। एस्टीमेट कमेटी का काम एस्टीमेट लगाना, खर्चे का सारा एस्टीमेट लगाना। इसका काम, ये रिपोर्ट्स तैयार कौन करेगा? सीएजी। कौन होता है? सरकार का अकाउंटेंट। ये रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? पहले ही सबमिट करेगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से कहां पर जाएंगी? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से इसके पास, इसने क्या कर दी? पब्लिश। ये पूरा टॉपिक हो गया आपका किससे रिलेटेड? पार्लियामेंट से। समझ में आया? रिवाइज कर ले एक बार, रिवाइज कर लो फिर आप लोग जा सकते हो। लिख लिया था सबने? चलो, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया पावर किसके पास है? ध्यान से सुनो मैं क्या पूछ रहा हूं। किसके पास है? एग्जीक्यूटिव के पास। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पावर किसके पास है? पार्लियामेंट। कंसोलिडेटेड फंड का आर्टिकल 266। कॉन्टीजेंसी आर्टिकल 267। कॉन्टीजेंसी में पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। और ये कैसा फंड है? इमरजेंसी फंड। बहुत बढ़िया। अभी तक 3 बार क्या हो चुकी है? जॉइंट सीटिंग। कब कब? 60, 77, 2002। जॉइंट सीटिंग कब बुलाई जाती है? जब क्या लगाओ? डेडलॉक हो जाए। कौन बुलाएगा हमेशा जॉइंट सीटिंग को? कौन चेयर करेगा? अध्यक्ष कौन होगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर वो एब्सेंट हो रहा है फिर डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट हो रहा है फिर डेप्यूटी चेयरमैन आ जाएगा। कहां से? चेयरमैन से आ जाएगा। क्या वाइस प्रेसिडेंट कभी चेयर कर सकता है जॉइंट सेटिंग को? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो मेंबर नहीं है। कहां का? पार्लियामेंट का। उसको सिर्फ एक पोस्ट दे दी गई है एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जॉइंट सेटिंग का आर्टिकल, जॉइंट सेटिंग कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। बिल कितने टाइप के होते थे? 4। आर्टिकल नंबर 110 क्या बोलता है? मनी बिल में क्या बात आती है? पैसों से रिलेटेड। टैक्स की बात आएगी, लगाना घटाना है, कहां पर बात आएगी? मनी बिल हमेशा कहां पर आ सकता है? लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा में। राज्यसभा के पास पावर नहीं है। मनी बिल के मामले में जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के मामले में, फाइनेंशियल बिल 1 के मामले में, फाइनेंशियल बिल 2 के मामले में। फाइनेंशियल बिल हमेशा कहां पर आएगा? लोकसभा, राज्यसभा या बोथ हाउस? फाइनेंशियल बिल 1 की बात हो रही है, कहां पर आएगा? लोकसभा। फाइनेंशियल बिल 2 कहां पर आएगा? दोनों में। डिफरेंस से क्वेश्चन बनेगा, सिमिलर से क्वेश्चन बनेगा। आर्टिकल ऑफ फाइनेंशियल बिल 2 117 का सी यानी थर्ड। फाइनेंशियल बिल 1 का आर्टिकल 117 का ए। मनी बिल का जॉइंट सेटिंग का आर्टिकल 108। स्पीकर ऑफ लोकसभा का आर्टिकल 93। याद रखना।
बजट का आर्टिकल, बजट जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, अभी पढ़ा नहीं, 112 है वो, याद रखना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है ये। पीडीएफ आप सबको ही मिल जाएगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।